हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए हमारे राजस्थान जीके की क्विज चल रही हैं और हर वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं और उनको व्याख्या सहित देखते हैं। और देखिए, जो एग्जाम्स में पूछे जाने लायक प्रश्न होते हैं वही प्रश्न हम इस सीरीज में देखते हैं। तो आपको हर एक वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक प्रश्न को आप खुद से भी ट्राई करना है कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो सकता है, साथ साथ कमेंट करते हुए चलना है। तो देखिए, इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। हर एक प्रश्न को हम व्याख्या सहित देखेंगे। हर एक प्रश्न में आपके 2 से 3 प्रश्न कवर होने वाले हैं। तो इन 25 प्रश्नों में आपके 50 से ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, आपने राजस्थान का क्षेत्रफल तो पढ़ा होगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल? 10.41%। 10.41%। लेकिन यहाँ पर पूछा है राजस्थान के क्षेत्रफल का जैसलमेर जिले में क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, ये इसका आंसर बताना है। तो देखिए, हम सभी को बताएं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है अपना जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, 38,401 अपने 3,42,239 का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, ये प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। 3,42,239 इसमें भाग देगा इंटू 100 करके, तो ये कितना आएगा? लगभग अपने 11.99% आएगा। 11.99 नहीं, 11.22% आएगा। ऑप्शन बी 11.22% अपने इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का अपने क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% लगभग हैं और अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला। तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, अगर धौलपुर की बात कर लेते हैं साथ साथ, आप सभी को पता है धौलपुर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए तो अपने धौलपुर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, धौलपुर का क्षेत्रफल अपने राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, धौलपुर का अगर पूछा जाए तो ये अपने लगभग 0.88% के समथिंग है, यानी कि 1% भी पूरा नहीं है। और जैसलमेर का क्षेत्रफल अपने 11.22% है। दोनों बातों को आप ध्यान रखें, एग्जाम के बदलते पैटर्न के आधार पर आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए, हमने अभी देखा है सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है यहाँ पर? बूंदी, करौली, दौसा और राजसमंद। तो देखिए, यहाँ पर तो धौलपुर दे ही नहीं रखा है, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? तो देखिए, जब धौलपुर नहीं दे रखा हो तो धौलपुर के बाद कौन सा जिला आता है सबसे छोटा? अगर क्रम में देखें तो देखिए, एक बार आप ध्यान रखें, सबसे छोटा जिला तो अपने धौलपुर है राजस्थान का क्षेत्रफल में। उसके बाद अगर बात करें तो कौन सा जिला है? ये अपने दौसा जिला है। दौसा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसके बाद बात करें तो कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिला। यानी कि धौलपुर के बाद अपने हैं दौसा जिला। दौसा जिले का क्षेत्रफल भी अपने 3,432 वर्ग किलोमीटर है। तो अपने दौसा ऑप्शन में दे रखा है, तो धौलपुर के बाद अपना दौसा हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। ये अपने किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में करवाया है। तो धौलपुर आप ध्यान रखें, धौलपुर के बाद में दौसा भी नहीं दे रखा हो तो उसके बाद में कौन सा है? डूंगरपुर जिला। ये अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले हैं 3। तो अपने इसमें हो जाएगा आंसर कौन सा? दौसा जिला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, प्रश्न मैंने आपको कई बार करा दिया है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो देखिए, अरावली पर्वतमाला हो जाएगा इसका सही आंसर। अरावली पर्वतमाला। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला की अगर बात करें तो अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर अपने दिल्ली तक फैली हुई है। और सबसे ज़्यादा हिस्सा अगर देखें तो अपने राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला की अगर कुल लंबाई देखें तो लगभग 692 किलोमीटर है। और इसका राजस्थान में लंबाई अगर देखें तो 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। यानी कि 550 अपने 692 का कितना परसेंट है? लगभग 80%। यानी कि अगर पूछा जाए अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में
कितने प्रतिशत हिस्सा हैं, तो 80% लगभग। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है अपने अरावली पर्वतमाला। और आपने पढ़ा होगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको करवा दिए हैं, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आपको अच्छे से ये याद हो जाए। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? रोहतांग दर्रा, जेलपला व नाथुला दर्रे, देसुरी व हापी दर्रे, या फिर सिपकीला। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने अरावली पर्वतमाला से संबंधित पूछा है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, देसुरी व हाथी दर्रे। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। अरावली पर्वतमाला का दर्रा कौन सा है? अपने देसुरी दर्रा जो अपने राजसमंद में है, और हाथी दर्रा अपने उदयपुर में है। तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। और देखिए आप अगर पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर राजस्थान पुलिस या फिर वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए उसमें ये दूसरे दर्रे भी आप ध्यान रखिए, वहाँ पर ये पूछे जा सकते हैं। अरावली के तो अपने देसुरी ये हो गया ऑप्शन सी। बाकी दूसरे दर्रे किस राज्य में है? तो देखिए रोहतांग दर्रे की अगर बात करें, रोहतांग दर्रे की, तो अपने हिमाचल प्रदेश का जो मनाली है, मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है, मनाली को अपने लेह से जोड़ता है। तो आप ध्यान रखें रोहतांग दर्रा। सिपकीला दर्रा कहाँ है अपने? तो देखिए सिपकीला दर्रा अपने शिमला में है। शिमला को अपने तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को अपने तिब्बत से जोड़ता है। और अपने देखिए नाथुला दर्रा और जेलपला दर्रा कहाँ है अपने? तो देखिए अपने सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य में अपने नाथुला और जेलपला दर्रा है। तो आप ध्यान रखें, इन सभी बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या उपयुक्त सभी? तो देखिए सर्वाधिक पूछा है यहाँ पर, सर्वाधिक अपने राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। ऑप्शन सी। देखिए सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है, लेकिन राजस्थान में अगर बात करें तो लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। और देखिए अगर बात करें सबसे ज़्यादा ये कहाँ से निकलता है? कपूरड़ी बाड़मेर से लिग्नाइट किस्म का कोयला निकलता है। और सर्वश्रेष्ठ प्रकार का उच्च गुणवत्ता वाला कोयला राजस्थान में कहाँ से निकलता है? तो पलाना बाड़मेर से निकलता है। ये भी आप ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना अपने कांकरोली में स्थित है। कांकरोली कहाँ है? अपने राजसमंद में। और अपने ये जेके टायर के नाम से यहाँ पर ये कारखाना है, जेके टायर्स। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, और आप प्री बीएड और प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। शिक्षा का अधिकार कानून अपने कब लागू किया गया? तो अपने 1 अप्रैल 2010 के दिन से लागू किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 1 अप्रैल 2010 के दिन से। अगला प्रश्न है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो देखिए उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? थोड़ा सा प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा गया है, चूरू, बीकानेर, अजमेर या जोधपुर। तो देखिए आपने कला पढ़ी होगी, उस्ता कला नहीं भी पढ़ी है तो आप ध्यान रखें। उस्ता कला क्या है? अपने बीकानेर की एक प्रसिद्ध कला है जो अपने ऊँट के खाल पर की जाती हैं। ऊँट के खाल पर जो स्वर्णिम नक्काशी की जाती हैं, स्वर्णिम नक्काशी, उसको उस्ता कला के नाम से जानते हैं। और इसके प्रमुख कलाकार के नाम क्या हैं? हिसामुद्दीन आप ध्यान रखें, हिसामुद्दीन अगर पूछा जाए तो इस किस कला के कलाकार हैं? तो अपने उस्ता कला के कलाकार हैं, और इसके कलाकार अपने उस्ताद कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अपने उस्ता कला के जो कलाकार होते हैं उस्ताद कहलाते हैं, बीकानेर से संबंधित हैं, और हिसामुद्दीन इस कला के प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो देखिए राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति कब लागू की गई? 9 सितंबर 2020 के दिन से। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, 9 सितंबर 2020 को अपने राजस्थान की पर्यटन नीति लागू की गई। और देखिए प्रथम पर्यटन नीति की अगर बात करें, प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी? अपने 2001 में आई थी। और देखिए एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, पर्यटन को अपने उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा अपने सर्वप्रथम राजस्थान ने दिया है, राजस्थान ने उद्योग का दर्जा दिया है सर्वप्रथम। तो आप ध्यान रखें। और नवीनतम पर्यटन नीति अपने 9 सितंबर 2020 के दिन लागू की गई। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल के जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो देखिए, राजस्थान की किस सभ्यता में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो अपने कालीबंगा हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। कालीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। घग्गर नदी के किनारे ये विकसित हुई। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाए तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। ये भी पूछा जाता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी और अपने जूते हुए खेत के प्रमाण सबसे पहले अपने कालीबंगा में मिले हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, ऐसा कौन सा दुर्ग है? बेसरोडगढ़ दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग या फिर बसंती दुर्ग? तो देखिए, महाराणा कुंभा की अगर बात करें तो आप ध्यान रखें, एक वीर विनोद ग्रंथ आता है। वीर विनोद अपने श्यामल दास ने लिखा है। इस ग्रंथ के अनुसार अगर बात करें तो मेवाड़ के जो 84 दुर्ग थे, 84 दुर्गों में अकेले महाराणा कुंभा ने कितने दुर्ग बनाए? अपने 32 दुर्ग बनाए थे। तो अपने कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, ये प्रश्न इसमें पूछा है। तो देखिए, भोमट दुर्ग निर्मित है, मचान दुर्ग निर्मित है, बसंती दुर्ग निर्मित है, लेकिन बेसरोडगढ़ दुर्ग अपने महाराणा कुंभा ने नहीं बनाया है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। बेसरोडगढ़ दुर्ग अपने महाराणा कुंभा ने नहीं बनाया है। बाकी देखिए, भोमट दुर्ग का है अपने, भोमट दुर्ग अपने बाड़मेर में है। बसंती दुर्ग अपने कहाँ है? ये भी अपने सिरोही में है। लेकिन अपने बेसरोडगढ़ दुर्ग ये जो अपने चित्तौड़गढ़ में है, ये अपने महाराणा कुंभा ने नहीं बनाया है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए भेजे गए तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। 4 शिष्टमंडल, इसका क्रम पूछा जाता है और किसके नेतृत्व में आए थे ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा शिष्टमंडल पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करने वाले कौन थे? अपने भगवंत दास। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। भगवंत दास ने इसका नेतृत्व किया था। देखिए, अगर 4 शिष्टमंडल की बात करें तो सबसे पहला कौन आया था समझाने के लिए इनको? जलाल खां कोरची, जलाल खां, आप ध्यान रखें। दूसरा कौन आया था? मान सिंह। ये भी असफल हुआ समझाने में महाराणा प्रताप को। तो तीसरे को किसको भेजा? अपने भगवंत दास को। और ये भी असफल हुआ तो चौथे को किसको भेजा बाद में? टोडरमल को। ये क्रम आप ध्यान रखें, ये बार बार पूछा जाता है, ये क्रम भी पूछा जा सकता है। इसकी आप शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखें, जमा बाटो आप ये ध्यान रखें। ज से हो जाएगा अपने जलाल खां, माँ से हो जाएगा अपने मान सिंह, बा से हो जाएगा अपने भगवंत दास और टो से हो जाएगा अपने टोडरमल। जमा बाटो आप ऐसे ध्यान रखें इसको। तो अपने तीसरा शिष्टमंडल अपने भगवंत दास के नेतृत्व में आया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो देखिए, 1857 की क्रांति में कोटा में नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, आप सभी को पता होगा, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के समय, लेकिन कोटा में सैनिक छावनी नहीं थी। फिर भी यहाँ के लोगों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। तो यहाँ पर विद्रोह करने वाले नेता कौन थे प्रमुख रूप से? तो देखिए, हाल ही में जो वीडियो एग्जाम हुआ है, वीडियो एग्जाम में भी ये पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला जयदयाल और मेहराब खां। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। लाला जयदयाल और मेहराब खां, ये है अपने सही आंसर। और देखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है, कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा में घुमाया गया था इन क्रांतिकारियों के द्वारा। और 6 माह तक क्रांतिकारियों ने कोटा पर अधिकार कर लिया था। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? क्या आंसर है इसका? परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। 1883 में इसकी स्थापना हुई है परोपकारिणी सभा की। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। और कहाँ की है स्थापना? उदयपुर में की है। और देखिए, आर्य समाज के संस्थापक भी अगर पूछा जाए, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? अपने स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और देखिए, 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई है। और देखिए, आपने पढ़ा होगा 1883 में और क्या हुआ है, किसकी स्थापना हुई है? संप सभा की स्थापना हुई है। संप सभा की स्थापना अगर पूछा जाए तो गोविंद गिरी ने इसकी स्थापना की है, संप सभा की। तो ये भी आप ध्यान रखें। और परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यह भी 1883 में की है। अगला प्रश्न है,
गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित है वह कौन सी शैली है? लंगा, मांड, तारबंदी या ठुमरी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा गया है और किसी आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, और हाल ही में जो हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ है सेम यही का यही प्रश्न, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, यह प्रश्न आया था। तो आप ध्यान रखिए गौरी देवी अपने मांड शैली से संबंधित हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। गौरी देवी अपने मांड शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? तो देखिए मोलेला अपने किस जिले में है? मृण मूर्तियों के लिए मोलेला जाना जाता है, मृण मूर्तियों के लिए तो अपने मोलेला राजसमंद जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। राजसमंद जिले में स्थित है टेराकोटा, यानी कि मिट्टी की जो मृण मूर्तियाँ होती हैं इसके बनाने के लिए, इस प्रसिद्ध है इसको बनाने के लिए। अगला प्रश्न है पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है? तो देखिए स्वर्णिम त्रिभुज जो अपने रोड हैं इसमें कौन कौन से शहर जुड़े हुए हैं? तो देखिए अपने जयपुर हो गया, जयपुर, आगरा और अपने दिल्ली, ये इस पर स्थित है अपने गोल्डन ट्राइंगल। तो अपने ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? जयपुर, आगरा, दिल्ली, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं? तो देखिए नागभट्ट प्रथम अपने गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है और मेड़ता को इन्होंने सबसे पहले राजधानी बनाया था, मंडोर से मेड़ता को। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ क्या माना जाता है? तो देखिए कीर्ति स्तंभ, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को एक ही मान लेते हैं। तो देखिए विजय स्तंभ अलग हैं और कीर्ति स्तंभ अलग हैं, ये दोनों अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित हैं, लेकिन अपने ये दोनों अलग अलग हैं। विजय स्तंभ तो अपने मालवा विजय के उपलक्ष्य में अपने महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है, लेकिन कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ से भी पहले बना हुआ है, अपने जैन समाज से संबंधित है, जैन धर्म का ये प्रमुख स्थल कह सकते हैं इसको। तो अपने भगवान आदिनाथ को समर्पित है अपने कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। भगवान आदिनाथ को समर्पित है, दिगंबर संप्रदाय की जो शाखा है उसके नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है अपने। और इसका निर्माण अगर पूछा जाए तो एक जैन व्यापारी था जिसका नाम है अपने जीजा शाह, इसने इसका निर्माण कराया था कीर्ति स्तंभ का, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? तो देखिए प्रसिद्ध पांडुपोल मंदिर अपने अलवर जिले में है, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। और अपने हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर ये अपने अलवर जिले में पांडुपोल मंदिर। अगला प्रश्न है हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? तो देखिए हवा महल की पहली मंजिल का नाम हमने पहले भी देखा हुआ है ये प्रश्न। तो देखिए पहले तो आप ध्यान रखिए हवा महल का निर्माण किसने कराया है? 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया है। और इसकी जो 5 मंजिलें हैं, पांचों मंजिलों के अलग अलग नाम हैं इसके। तो देखिए अपने पहली मंजिल का नाम क्या है? सरद मंजिल, इसका पहली मंजिल का नाम है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है अपने? रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या प्रताप मंदिर। तो देखिए सरद मंदिर तो अपने ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो देखिए आप ध्यान रखिए सरद मंदिर जो है ये अपने सवाई प्रताप सिंह का निजी आवास था, ये कह सकते हैं इसको। तो अपने प्रताप मंदिर भी कहते हैं सरद मंदिर को, प्रताप मंदिर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रताप मंदिर या फिर सरद मंदिर। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, प्रताप मंदिर। अगला प्रश्न है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखिए राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अगर पूछा जाए, सामूहिक रूप से, तो अपने विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर, विधानसभा के प्रति। और केंद्र में अगर पूछा जाए तो केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। और देखिए अगर यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए, व्यक्तिगत रूप से राज्य मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अपने राज्यपाल के प्रति होते हैं। अपने सामूहिक रूप से अगर पूछा जाए राज्य मंत्रिपरिषद तो अपने विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है दाढ़ी वाली डोकरी किसे कहा जाता है? तो देखिए किस लोक देवी को दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है? जीर्ण माता, आवड़ माता, करणी माता या फिर जोगनिया माता? क्या हो जाएगा इसका आंसर? दाढ़ी वाली डोकरी अपने करणी माता को कहा जाता है, ऑप्शन सी। करणी माता का मंदिर अपने देशनोक बीकानेर में है इनका मंदिर। इनको चूहों वाली देवी आ जाए, दाढ़ी वाली डोकरी आ जाए तो इनको कहा जाता है करणी माता को।
तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए हमने पहले देखा था करनी माता में यहाँ पर मंदिर परिसर में 2 बार वर्ष में मेला पड़ता है, 2 बार। कब कब? एक तो अपने चैत्र माह में और एक अपने आश्विन माह में। आश्विन माह में जब नवरात्रि आती है तब 2 बार वर्ष में यहाँ पर मेला पड़ता है। जीण माता का मेला आ जाए, करणी माता का मेला आ जाए, ये अपने वर्ष में 2 बार भरने वाले मेले हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में अगर बात करें 2015 के बाद तो अपने राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अपने 50 हैं। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? तो देखिए 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो मेवाड़ के महाराणा की उस समय नीति क्या थी? तो देखिए आप ध्यान रखें मेवाड़ का महाराणा आ जाए या फिर राजस्थान का कोई भी शासक आ जाए, 1857 की क्रांति के समय इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया था, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अंग्रेजों को सहयोग किया था इन सभी ने, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। और देखिए बीकानेर के एक शासक थे, बीकानेर के एक शासक ये तो खुद सेना लेकर अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए अपने राज्य से बाहर भी गए थे, सरदार सिंह जिनका नाम है। तो अपने सभी ने अपने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक सिंपल से प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट करके बताना। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वागड़ के गांधी कौन थे, उसके बाद ये आप इसका आंसर दे पाओगे। तो देखिए वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़िया, डूंगरपुर। आप सभी को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए ये थे अपने वीडियो के 25 प्रश्न। हर एक प्रश्न को हमने व्याख्या से देखने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और देखिए बीएसटीसी और पीटीटी के लिए हमने काफ़ी सारे वीडियो देख लिए, राजस्थान जीके के, मेंटल एबिलिटी के, हिंदी के, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज तो हमारे आगे भी चलती ही रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।